Hello students, in last video lecture we have studied about the average current, or you can call it as RMS value of current. Now from this lecture onwards we will study the different circuits, and in some of the circuits we will only put resistor, in some circuit we will connect inductor, we will connect capacitor, or we can connect both inductor and capacitor. So from here the study of AC circuits gets started, and first of all we will learn कि AC circuits में हमें पढ़ना क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होंगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम पहले से। फर्स्ट नंबर कि कोई भी AC सर्किट है उसका डायग्राम कैसा होगा, ठीक है, डायग्राम। सेकेंड चीज कि किसी भी सर्किट में आपने EMF कितना दिया है, कितना पोटेंशियल आपने प्रोवाइड किया है। थर्ड, उस पोटेंशियल की वजह से आपको करंट कितना मिला है। ओम्स लॉ कहती है ना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन ये हर जगह फॉलो नहीं होता। ये रेजिस्टेंस के लिए तो फॉलो हो जाता है, लेकिन हर जगह फॉलो नहीं होता। जितना आप पोटेंशियल दो, जितना आप EMF दो, उतना आपको करंट मिल जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, जहां मैंने अपनी बात ये थर्ड वाले पे छोड़ी थी कि जितना आप करंट दो उतना आपको EMF दो उतना करंट मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर आपने EMF दिया और उसकी वजह से करंट आपको कम मिला या करंट आपको ज्यादा मिला, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। फॉर एग्जांपल इंडक्टर में आप EMF अप्लाई करते हो, मतलब सप्लाई स्टार्ट करते हो उसके लिए, तो उसके अंदर एक इंड्यूस EMF बनता है। जब इंड्यूस EMF बनता है तो जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाता। इसका मतलब आपने जब पोटेंशियल स्टार्ट कर दिया उसके अंदर, लेकिन करंट आपको उसके बाद भी नहीं मिला, ठीक है, या लेट मिला। तो करंट जब लेट मिला आपको, तो इसका मतलब है दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, फेज या फेज डिफरेंस। अब ये क्या होता है फेज या फेज डिफरेंस? 11th क्लास में जब ऑसिलेशंस आपने पढ़ा होगा, तो ऑसिलेशन में आपने देखा होगा कि वहां एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, दैट इज फेज। फेज है क्या, जल्दी जल्दी समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई फेज नहीं हूं। फॉर एग्जांपल तो लोकेशन मेरी बदल रही है टाइम के हिसाब से। अगर आप कहें कि सुबह 4 बजे हिमांशु सर कहाँ हैं, तो हिमांशु सर सुबह 4 बजे बेड पे हैं, ठीक है। अगर आप कहें कि सुबह 7 बजे या 8 बजे हिमांशु सर कहाँ हैं, तो वो बाइक पे हैं। 9 बजे कहाँ हैं, वो स्कूल में हैं। शाम को 5 बजे कहाँ हैं, वो घर पे हैं। तो लोकेशन चेंज हो रही है, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ठीक है। अब ऐसा कोई पार्टिकल, अब यहां वापस आते हैं, ऐसा कोई पार्टिकल जो ऑसिलेशन कर रहा है, करंट क्या करता है एसी में, ऑसिलेट ही तो करता है। ऐसा कोई पार्टिकल जो ऑसिलेशन कर रहा है, उसकी जो लोकेशन है, वो लोकेशन आप कैसे शो करते हैं, याद कीजिए, वो लोकेशन आप कैसे शो करते हैं। ये कोई पार्टिकल है, ये ऑसिलेट कर रहा है, आप कहोगे सर ये तो सर्कुलेट कर रहा है। हम सर्कुलेशन के थ्रू उसका मोशन दिखाते हैं, लेकिन पार्टिकल तो ऑसिलेट ही करता है। ये रहा मीन पोजीशन, यहां से जाएगा एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन। तो ये ऑसिलेट करता रहता है, ये पार्टिकल ऑसिलेट करता है। तो एक ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल का आपको जब लोकेशन फाइंड करनी होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम बोलते हैं फेज। फेज क्या शो करता है, इट इज द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ऑसिलेशन कर रहा होगा, ठीक है। तो फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फेज क्या है, फेज लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल डूइंग with respect to time, with respect to time, ठीक है। लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस पार्टिकल मस्ट बी डूइंग ऑसिलेशन कर रहा है भाई पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, फेज किस में शो होगा, फेज विल बी फेज
विल बी, मतलब उसकी लोकेशन आप कैसे शो करेंगे, फेज विल बी इन द टर्म्स ऑफ एंगल, एंगल के टर्म में होगा। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां पहुंच गया, तो ये जो एंगल है दैट वो शो करेगा, क्या होगा, फेज। ये तो कहानी हो गई किसकी, फेज की। अब बात करते हैं फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस मतलब कि अंतर, तो अंतर तो दो चीजों में ही हो सकता है या तीन में भी हो सकता है। डिफरेंस हमेशा दो चीजों में हो सकता है, तो फेज डिफरेंस हमेशा डिफरेंस है किसका, दो पार्टिकल्स के लोकेशन का। दो पार्टिकल्स के लोकेशन के डिफरेंस को हम फेज डिफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है आपका क्या पार्टिकल, क्या है यहां पे, क्या है आपका ईएमएफ, ठीक है, और उससे 90 डिग्री आगे, कितना 90 डिग्री आगे क्या है, करंट है। तो इसका मतलब है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, ये फेज डिफरेंस जिसको फाई से डिनोट किया जाता है, तो फाई है क्या, 90 डिग्री। और इसमें आगे कौन है, करंट आगे है, ईएमएफ पीछे है। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं कि आपने एक सर्किट में लगाया इंडक्टर, एक में लगाया कैपेसिटर, एक में लगाया रेजिस्टर। सोचो बताओ किसमें करंट आगे रहेगा, किसमें, हालांकि ये काफी पहले की बात बोल रहा हूं मैं, आप आगे सर्किट्स में पढ़ोगे, लेकिन अभी अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं थोड़ी देर पहले कि किसमें करंट पहले ज्यादा मिलेगा आपको, किसमें करंट कम मिलेगा। तो आप मुझे बताइएगा कि करंट किसमें आगे रहेगा, इंडक्टर, कैपेसिटर या रेजिस्टर, ठीक है। चलिए, तो यहां ये फेज डिफरेंस हो गया, तो ये हो गया क्या, डिफरेंस इन द लोकेशन ऑफ टू पार्टिकल्स। मैं इसको पार्टिकल से डिनोट जरूर कर रहा हूं, लेकिन हम बात यहां पे किसकी करेंगे, ईएमएफ और करंट की, दो अलग अलग एंटिटीज की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो चार स्टेप्स तो हो गए, चार स्टेप्स में स्टडी हो गई। अब देखिए फिफ्थ होता है इसमें ऑपोजिशन टू करंट। आपने कहा कि ईएमएफ प्रोवाइड किया आपने, ईएमएफ जैसे जैसे आप ईएमएफ प्रोवाइड करते जा रहे हैं, अगर आपको करंट वैसे वैसे मिलता जा रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ईएमएफ प्रोवाइड किया और उसकी वजह से करंट आपको कम मिला, तो इसका मतलब है कि करंट जिस भी चीज में से फ्लो हो रहा है वहां पे कोई ना कोई अपोजिशन जरूर है, ठीक है। तो वो जो अपोजिशन है वो आपको जो मिलता है, दैट अपोजिशन विल बी, अपोजिशन जो आपको मिलता है वो आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट इज कैलकुलेट किया जाता है उसको कैसे, E अपॉन R से, E अपॉन I से, या E नॉट अपॉन I नॉट से। पीक ईएमएफ डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट, इससे डिवाइड किया जाता है। आपको याद होगा, अगर मैंने यहां पे ये लिख दिया तो आपको कुछ चीज क्लिक की होगी माइंड में। वो चीज क्या है कि ईएमएफ क्या हो गया, V, और I, V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस अपोजिट्स द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हुआ। चलिए, तो अपोजिशन टू क्लियर करंट क्लियर हो गया। तो देखिए यहां डेफिनेशन लिख देते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को अपोज करना नेचर होता है मटेरियल का, और उसको हम कैसे निकालते हैं, E नॉट अपॉन I नॉट से। सिक्स्थ, वेव डायग्राम, ये थोड़ा सा अलग चीज है। देखिए वेव डायग्राम क्या होता है, वेव डायग्राम आप बनाते हैं किसके रेस्पेक्ट से, पहले मैं सिंगल आपको वेव डायग्राम बना के दिखाता हूं, किसके, करंट का किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए एक साइकिलिक ऑर्डर बना लिया हमने, ये 0 हो गया, कंप्लीट साइकिल क्या हो गई, T हो गई। तो यहाँ पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा, या हाफ साइकिल में जो टाइम लगेगा, दैट विल बी T/2, क्वार्टर में जो टाइम लगेगा वो T/4, ठीक है, और यहां पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, T/2 प्लस T/4, तो ये हो जाएगा 3T/4। क्या क्लियर होगी बात। तो देखिए
टाइम को हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें टाइम मिला क्या, t/4, यहाँ टाइम हमें मिला क्या, t/2, यहाँ टाइम 3t/4 और यहाँ टाइम t कंप्लीट। अब देखिए करंट की वैल्यू टाइम के हिसाब से या ईएमएफ की वैल्यू, पहले ईएमएफ देख लेते हैं। वेव डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं आपको मैं कि कैसे बनेगी। तो आपका आर्मेचर जैसे रोटेट करता था तो जब वो 90 डिग्री पे होता था, मींस इस वाले एंगल पे होता था t/4 टाइम पे, तो आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलता था। मैक्सिमम फ्लक्स की वजह से मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, तो मैक्सिमम ईएमएफ इस वाले एंगल पे, ठीक है। उसकी वजह से जो उसके बाद जब वो आर्मेचर अपनी उसका प्लेन जब पैरेलल हो जाता था मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसमें से इंड्यूस करंट 0, फिर रोटेशन आगे की तरफ कंटिन्यू रहता था, तो इस बार अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता था, तो उसका डायरेक्शन ये, और यहाँ पे जाके अगेन मैक्सिमम और ये मिनिमम, इस तरह से। ये नीचे वाली साइकिल थोड़ी सी बड़ी बन रही है, ये कुछ ऐसे बन जाएगी, इक्वल रहती है ऊपर और नीचे की साइकिल। क्या समझ में आ गई बात? ये वेव डायग्राम है। ये वेव डायग्राम अकेले मैंने ईएमएफ का बनाया है, लेकिन आपको जब एसी की आप सर्किट स्टडी करते हैं तो आप ईएमएफ और करंट दोनों का वेव डायग्राम बनाते हैं। अब यहां समझने वाली बात है, ये वाला जो आंसर है, वेव डायग्राम है, वो कैसे बनेगा? वो इसके बेसिस पर बनेगा कि ईएमएफ और करंट के फेज में कोई अंतर तो नहीं है। अगर दोनों के बीच में अंतर है मतलब कि करंट यहां से स्टार्ट होता है और ईएमएफ आपने पहले दे दिया और करंट उसके बाद स्टार्ट हुआ, तो उसका वेव डायग्राम अलग तरह से बनता है, ठीक है। तो दोनों का डायग्राम अलग अलग बनता है, ईएमएफ और करंट का, लेकिन बनेगा एक ही उसमें बन जाएगा करंट और ईएमएफ का डायग्राम। कैसे बनेगा हम देखेंगे वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 7 फेजर डायग्राम। ये भी इसी पे बेस्ड है कि आपके पास ये मोशन है और मोशन में आपने जो करंट और ईएमएफ स्टार्ट होते हैं यहां से। मान लीजिए आपका ईएमएफ है यहां पे थीटा एंगल पे, तो करंट कहां पे है? ईएमएफ से आगे है। ये वाली वैल्यू जो शो करती है वो E0 को शो करती है, मैक्सिमम ईएमएफ को ही शो करती है। तो सवाल ये है कि उस कंडीशन में उस टाइम पे करंट की वैल्यू कहां है? ईएमएफ से पीछे है या ईएमएफ से आगे है? तो ये जो शो करता है, फॉर एग्जांपल करंट की वैल्यू यहां पे है और ये ईएमएफ से फाई एंगल आगे है। अब ये जो आगे है पीछे है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे। पढ़ना क्या क्या है वो मैं बता रहा हूं। तो ये आपको बताना होता है, इस तरह से फेजर डायग्राम शो करना होता है। ये I0 है, मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है। क्या क्लियर हो गई? फेजर डायग्राम बनाना एक बार और ठीक से सीख लीजिए कि कैसे बनता है फेजर डायग्राम किसी भी चीज का। देखिए ये, चलिए देखिए फेजर डायग्राम किसी भी चीज का हम बनाते कैसे हैं, समझिए इस चीज को। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि करंट यहां से स्टार्ट हुआ या ईएमएफ यहां से स्टार्ट हुआ और टी टाइम और ओमेगा वेलोसिटी के साथ ये आर्मेचर यहां से यहां पहुंच गया। ये आर्मेचर यहां से यहां पहुंचा, इसने थीटा एंगल बनाया मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैं वापस से आर्मेचर और मैग्नेटिक फील्ड का ही रिलेशन बता रहा हूं आपको। अब ये आर्मेचर यहां पे है, तो उसकी वजह से जो ईएमएफ बना, उस ईएमएफ की जो वैल्यू हमें मिली वो कितनी मिली होगी? तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाला आर्मेचर यहाँ पे है, अब यहाँ से ये बढ़ता बढ़ता यहाँ गया है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसका प्रोजेक्शन यहाँ बना लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? ई की वैल्यू है। और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है E0 की। आपको याद है ना कि हम सर्कुलर मोशन में, ऑसिलेशन में हमने सीखा था कि कोई पार्टिकल, हम दो पार्टिकल्स को लेते थे। एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करता था और दूसरा पार्टिकल उसके रेस्पेक्ट में
ऑसिलेशन मोशन करता है। तो देखिए यहाँ पे पार्टिकल है P, यहाँ पे Q है, तो Q जब यहाँ से यहाँ आ गया तो P कहाँ गया, यहाँ पे यहाँ गया, मतलब इसका प्रोजेक्शन ये बनेगा। उसके बाद Q यहाँ आ गया तो P भी कहाँ आ गया, यहाँ पे। उसके बाद Q यहाँ आ गया तो P वापस से नीचे आया क्या, यहाँ पे। उसके बाद Q यहाँ आ गया तो P कहाँ आया, यहाँ पे। Q यहाँ पे, P यहाँ पे, Q यहाँ पे और उसके सामने P यहाँ पे। तो इसका मतलब है Q क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और P क्या कर रहा है, ऑसिलेशन। क्या समझ में आ गई बात? तो आपको हमेशा उसका प्रोजेक्शन लेना होता है। तो ये वैल्यू तो हो गई EMF और ये वैल्यू हो गई E नॉट। आप कहेंगे ये दोनों का फंडा क्या है? तो देखिए EMF की वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस EMF की, दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। तो ये एंगल जितना भी हो उसको हम साइन की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मैक्सिमम ईएमएफ से, तो हमें उस इंस्टेंट का ईएमएफ मिल जाएगा। मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा, 1 होगा, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ जो भी मिले वो किस एंगल पे मिलेगा, वो 90 डिग्री पे मिलेगा। क्या क्लियर हो गई बात? तो ये वैल्यू हो गई ई की और ये वैल्यू हो गई ई नॉट की। तो जब भी फेजर बनाएंगे वो ई नॉट के लिए आप बनाएंगे, ई के लिए फेजर नहीं बनाते हैं हम। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हमेशा 7 एस्पेक्ट्स की स्टडी की जाती है एसी सर्किट्स में, और इसके बाद हम आज के आज ही स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ ओनली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो देखिए, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ओनली रेजिस्टिव सर्किट्स। तो देखिए वही 7 चीजें जो आपको मैंने बताई हैं वही पढ़नी है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 7 चीजें क्या होंगी? फर्स्ट तो होगा डायग्राम, सेकेंड EMF कितना आपने अप्लाई किया है, थर्ड करंट, फोर्थ फेज, फेज डिफरेंस को मैं 5 से शो कर देता हूं, 5, फिफ्थ ऑपोजिशन टू करंट, सिक्स्थ वेव डायग्राम एंड सेवेंथ फेजर डायग्राम। ये 7 चीजें हमें हर डायग्राम में, हर सर्किट में हमें पढ़नी होंगी। सो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट्स विद डायग्राम। तो डायग्राम क्या होगा, आपने एक सर्किट ले लिया जहां पे एक रेजिस्टर कनेक्टेड है और रेजिस्टर के साथ आपने कनेक्ट किया एक एसी सोर्स को, एसी सोर्स को कनेक्ट किया। ठीक है, सेकंड चीज EMF। तो EMF कितना प्रोवाइड किया इस सोर्स ने, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। सो EMF की वैल्यू हो गई E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। थर्ड है करंट की वैल्यू। अब देखिए, अगर कोई रेजिस्टर लगा है सर्किट में, तो रेजिस्टर की स्पेशलिटी ये होती है कि जैसे जैसे आप EMF या वोल्टेज प्रोवाइड करते जाएंगे उसके रेस्पेक्ट में करंट हमेशा बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। तो करंट का चेंज होना किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। इसका मतलब है वोल्टेज, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसी लाइन की इंपॉर्टेंस है इस वाले सर्किट में, कि इसका मतलब है वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चेंज होते हैं। अगर साथ साथ चेंज होते हैं इसका मतलब आपको जो करंट की वैल्यू मिलेगी, दैट करंट विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, चलिए, क्या समझ में आ गई बात? नाउ फोर्थ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, अब देखिए फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। फेज डिफरेंस इसका मतलब है एंगल का डिफरेंस, और यहाँ पे फेज क्या शो करता है, ये ओमेगा टी फेज को शो कर रहा है। अब देखिए करंट भी ओमेगा टी एंगल पे ही है और ई भी, EMF भी ओमेगा टी एंगल पे ही है। इसका मतलब क्या है, फेज ऑफ E इज इक्वल टू ओमेगा टी और फेज ऑफ I इज इक्वल टू ओमेगा टी, दोनों का ही फेज ओमेगा टी है। सो फेज डिफरेंस क्या हुआ, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0। दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जब भी कोई फेज डिफरेंस नहीं है इसका मतलब दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, बोथ करंट एंड EMF आर मूविंग टुगेदर।
एक साथ चल रहे हैं दोनों, ठीक है। चलिए फिफ्थ है ऑपोजिशन टू करंट, चलिए अपोजिशन टू करंट आपको मिलता है किससे, ई नॉट अपॉन आई नॉट से। ई नॉट इज अपॉन आई नॉट विल गिव यू अपोजिशन। तो ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या देता है आपको, वी अपॉन आई, दैट इज आर। आर क्या शो कर रहा है यहाँ पे, दिस इज अपोजिशन टू करंट। नाउ सिक्स्थ इज वेव डायग्राम। वेव डायग्राम अब बनाते हैं। देखिए वेव डायग्राम आपने बनाया, वेव डायग्राम हम बना रहे हैं। मैं इस वाली एक्सिस को कोई नाम नहीं दूंगा क्योंकि करंट और ईएमएफ दोनों इसी एक्सिस के लिए लेंगे। इस वाली एक्सिस को मैं नाम दे देता हूं टी, ठीक है। चलिए टी नाम दे दिया इस वाली एक्सिस को। तो अब ये 0 हो गया, ये t/4 हो गया, ये t/2, ये 3t/4 और ये t। समझ में आया कैसे लिया, यहां से 0 स्टार्ट हुआ और कंप्लीट साइकिल में टाइम लगा कितना, t। तो हाफ साइकिल t/2, क्वार्टर साइकिल t/4, तो ये हो गया क्या, 3t/4, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ प्रोवाइड किया था तो ईएमएफ का मोशन देख लेते हैं। ईएमएफ आपने स्टार्ट किया तो ये t/4 पहुंच गया। t/4 का मतलब है, इसके साथ साथ एंगल भी देख लीजिए क्योंकि एंगल के टर्म में आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको अगर मैं ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। अब अगर आपको नहीं क्लियर है तो देख लीजिए, ये थीटा हो गया। कोई भी पार्टिकल मूव किया तो ओमेगा वेलोसिटी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी और टी उसको टाइम लगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये थीटा आ गया। मान लीजिए टाइम कितना है, t/4, टाइम t/4 है तो t/4 टाइम पे एंगल कितना होगा, यहां पे एंगल कितना होगा। तो देखिए एंगल 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, यहां एंगल होता है π/2, यहां पाई ये 3π/2 और ये क्या हो गया 2π। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हुआ। तो यहां पे जहां t/4 टाइम होगा वहां एंगल कितना होगा π/2, यहां पे पाई, यहां 3π/2 और ये 2π। अब देखिए अब चलना स्टार्ट किया ईएमएफ ने, 0 से कहां पहुंचा, π/2 तक। मैं इसके रेस्पेक्ट में ही बताऊंगा, क्लियरली आपको समझ में आएगा एंगल के बेसिस पे। π/2 मींस 90 डिग्री और sin 90 क्या होता है, sin 90 होता है 1। यहीं पे तो हम पुट करेंगे, हमने इसको लिख लिया क्या, E इज इक्वल टू E0 sin थीटा। साइन थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 90 1 हो गया, मतलब ईएमएफ आपको कितना मिल गया, मैक्सिमम। तो यहां पे आपको ईएमएफ क्या मिल गया, मैक्सिमम। मैक्सिमम ये ईएमएफ यहां से यहां पहुंच गया। उसके बाद पाई, अब पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री। जब आपने साइन 180 पुट किया तो साइन 180 आपका 0 होता है, साइन 180 0, तो इसका मतलब है ये जो करंट जो ईएमएफ है वो यहां से यहां पहुंच गया। सी क्या क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट उसके बाद अगेन 3π/2 मतलब 270 डिग्री। साइन 270 क्या होता है, साइन 270 -1 होता है, तो ये आ गया यहां -1, मैक्सिमम वैल्यू ये 1 और ये -1। उसके बाद 2π, साइन 2π 0 और ये वैल्यू आपको किसकी मिल गई, ये वैल्यू मिली आपको ईएमएफ की। ये जो पीक वैल्यू है वो किसकी है, E0 की है, पीक वैल्यू E0 की। अब बात करते हैं ईएमएफ जो प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पे करंट। करंट की कहानी क्या है, करंट की कहानी और ईएमएफ की कहानी दोनों सेम ही तो है। एंगल तो इसमें भी साइन का ही बनेगा ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है जैसे जैसे करंट मूव करेगा वैसे वैसे ईएमएफ चलेगा। अच्छा मैं इसके ऊपर क्यों दिखा रहा हूँ, ऊपर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर साथ में शो किया तो ये शो हो नहीं पाएगा। तो ये जो रेड से शो किया मैंने डॉटेड लाइन में, दिस इज द वैल्यू ऑफ I0, सॉरी I0 विल बी द मैक्सिमम करंट, सो इट विल बी I0 हियर। आपको क्या समझ में आ गया, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग दिखाने पड़े हैं ताकि वो अलग क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाएं, इसलिए दिखाया गया, अदरवाइज अलग अलग है नहीं वो, ठीक है। चलिए सेवेंथ वन इज फेजर डायग्राम। फेजर
अब देखिए फेजर कैसे बना, फेजर ये हमने बनाया, ये 0 हो गया, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। हो सकता है कई बार मैं एंगल लूंगा, हो सकता है कई बार टाइम लूंगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जहां π/2 एंगल होगा वहां t/4 टाइम होगा, तो इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या है, π/2 = t/4, 2 टाइम्स कैंसिल किया तो t = वैल्यू क्या हो गई 2π। दोनों में रिलेशन ये है। आपको जहां पे भी वैल्यू निकालनी हो π/2, मतलब कि आपको π/2 अगर निकालना है, π/2 निकालना है तो = क्या हो जाएगा, इट विल बी t/4। तो अब देखिए हम फेज बनाते हैं। फेज कैसे बनेगा, जो EMF का फेज है सबसे पहले उसको बनाएंगे। यहाँ से हमने एंगल स्टार्ट किया, तो यहाँ से ω/t एंगल पे, ω/t एंगल का मतलब हुआ क्या कि कोई भी पार्टिकल है वो उसने मूव करना शुरू किया यहाँ से, या EMF ने यहाँ से मूव करना शुरू किया, यहाँ से इंक्रीज होना शुरू किया, और यहाँ से ओमेगा वेलोसिटी पे या ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में t टाइम पे ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये जो एंगल, ये फेज हो गया, ये क्या हो गया ω/t। तो ω/t में ये जो EMF है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये क्या हो गई E0 की वैल्यू हो गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ E0। अब अगर करंट पे ध्यान दें तो करंट के साथ भी यही किस्सा है, वो भी ω/t ही चला है, ठीक है। अगर ω/t में कुछ ऐड हो जाता है या कुछ माइनस हो जाता तो करंट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती, लेकिन कुछ ऐड या कुछ माइनस नहीं हुआ है, इसका मतलब है जो करंट की वैल्यू है वो भी यही है। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट ऑल्सो, दिस इज I0। तो E0 और I0 दोनों सेम फेज पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या समझ में आ गई बात। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला जो सर्किट है इसमें और आपने जो 7 स्टेप्स बताए थे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप जो अगला सर्किट पढ़ेंगे, हम उस इंडक्टिव सर्किट नेक्स्ट लेंगे, तो इंडक्टिव सर्किट में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो EMF आप प्रोवाइड करते हैं और उसकी वजह से जो आपको करंट मिलता है, दोनों में एक डिफरेंस है। तो वहाँ एक्चुअल समझ में आता है कि AC सर्किट्स की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें पढ़ना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इसको आप ध्यान से समझें, नेक्स्ट में आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्या समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए।